भारत की फॉरेन पॉलिसी की परफॉर्मेंस और मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर ने क्या बोला है। भारत ने जयशंकर सर को पीछे करके उनकी जगह एक बार फिर से अजीत डोवाल सर को कौन से कंसाइनमेंट के ऊपर भेजा है। भारत में कौन से लोगों को पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हेल्थ कंडीशन की फिक्र हो रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिजनेस करने के चक्कर में इसरो ने अपने इतिहास का कौन सा सबसे बड़ा फैसला किया है जो कि इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ था। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही हैं जो डायरेक्ट भारत के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के बारे में, क्योंकि इन्होंने मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, मिडिल ईस्ट में ईरान सिचुएशन, टर्की, बांग्लादेश और कई सारे टॉपिक्स के ऊपर कमेंट किया है, जिससे पता चलता है कि भारत की सरकार क्या सोच रही है और हम किस अप्रोच के साथ आगे चलेंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2026 नाम का एक इवेंट किया था, जहां पर जयशंकर सर को भी इनवाइट किया गया था। यहीं पर भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिटेल्स में चर्चा की गई है। सबसे पहले मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर जयशंकर सर ने बोला है कि इस पैक्ट के जो 3 सिग्नेटरीज हैं, यानी पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया, तीनों देश इस समय लाइव मिलिट्री सिचुएशन को कन्फ्रंट कर रहे हैं। उसके रिस्पॉन्स में मक्का म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ने अभी तक क्या ही अचीव कर लिया है। जयशंकर सर के कहने का मतलब है कि टर्की आज की डेट में सीरिया और इराक में अकेले ऑपरेशंस कर रहा है, सऊदी अरेबिया के ऊपर यमन के हूदी विद्रोही हमले कर रहे हैं, वहां पर भी सऊदी अरेबिया अकेले लगा हुआ है, और यहाँ पर पाकिस्तान भी अफगानिस्तान बेस्ड टीटीपी के आतंकियों के साथ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन डिफेंस पैक्ट साइन करने के बाद भी एक भी जगह तीनों देश एक साथ अभी तक नहीं देखने को मिले हैं। इसके आगे जयशंकर सर ने यह भी कहा कि भारत इस डेवलपमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा है, या फिर हम इसको हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। मेरी कैलकुलेशन में हर एक चीज काउंट होती है, हर एक चीज का वजन होता है। कभी कभी चीजों के ऊपर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय पहले उनको नेचुरली डेवलप होने देना जरूरी होता है। और ऐसे स्टेप जो देश द्वारा उठाए जा रहे हैं, जो मेरे फेवर में तो बिल्कुल नहीं है, मैं उसको अपनी कैलकुलेशन में हमेशा इंक्लूड करता हूँ। यानी भारत की सरकार साइलेंटली चुपचाप चीजों को शेप लेने दे रही है, और इसके ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अंदर ही अंदर भारत की सरकार की तरफ से चल रही है। बांग्लादेश के साथ रिलेशंस के ऊपर जयशंकर सर ने कहा कि उस बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि दो देशों के बीच कोई भी रिलेशनशिप तभी प्रॉपर्ली चल सकता है जब दोनों साइड्स का इंटरेस्ट उसमें हो। जो चीज सामने वाले देश के लिए फायदेमंद हो वो हमारे लिए भी रीजनेबल होनी चाहिए। मैं एकदम रियलिस्टिक हूँ, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारी सभी नेबरिंग कंट्रीज हर एक काम सिर्फ हमारे फायदे के लिए ही करें। हमेशा भारत की बात सुनी जाए, हमें भी उनके हितों को समझना और उनका सम्मान करना होगा। लेकिन इसी तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला देश भी हमारे हितों को समझेगा, उनका सम्मान करेगा। इसके साथ ही चाइना के साथ भारत के संबंधों के ऊपर जयशंकर सर ने कमेंट करते हुए कहा कि इस समय भारत और चाइना दोनों के इंटरेस्ट में है कि हमारे बीच रिलेशनशिप स्टेबल रहे। लेकिन मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, इंडिया चाइना रिलेशंस का फ्यूचर आगे चलकर ये संबंध कैसे रहते हैं, ये मोटे तौर पर बॉर्डर सिचुएशन के ऊपर ही निर्भर करेगा। बॉर्डर के ऊपर जो हालात होंगे वैसे ही बायलैटरल रिलेशंस भी होंगे। जयशंकर सर ने आगे कहा कि साल 2020 से 2024 के बीच भारत चाइना रिलेशंस खराब होने की सबसे बड़ी वजह बॉर्डर एरियाज में टेंशन ही थी। इसलिए बॉर्डर के ऊपर शांति और स्टेबिलिटी दोनों देशों के अच्छे बायलैटरल रिलेशंस के लिए हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। साथ ही मेरा ये मानना है कि भारत को दुनिया के हर एक देश के साथ बिजनेस करना चाहिए, चाइना के साथ भी, क्योंकि दोनों बहुत ही बड़ी इकॉनमीज हैं और एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट मार्केट्स के साथ साथ सप्लाई चेन्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद करना सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग कर इतना केपेबल बनाना है कि हम चाइना के साथ भी ट्रेड करें और जरूरत पड़ने पर चाइना के साथ कॉन्फिडेंटली कंपटीशन भी कर सकें। बिजनेस करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया चाइना का प्रेशर के आगे झुकता रहेगा। ये कहना है जयशंकर सर का। इंडिया और चाइना के ट्रेड और बिजनेस रिलेशंस एक तरफ, लेकिन अपने नेशनल इंटरेस्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहना है भारत का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर आज चाइना की विजिट के ऊपर जा रहे हैं। न्यूज आ रही है कि चाइना में दोनों देशों की बॉर्डर संबंधित स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स का 25वां राउंड होने जा रहा है, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर और चाइना को रिप्रेजेंट करेंगे चाइना के विदेश मंत्री वांग यी। वैसे ये चीज मैंने पहले भी कई बार नोट की है कि चाइना के साथ बॉर्डर रिलेटेड मैक्सिमम मीटिंग्स के अंदर अजीत डोवाल सर को ही भेजा जाता है। नो डाउट फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर सर काफी एक्सपीरियंस्ड और सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री होंगे, लेकिन चाइना के साथ डील करने में उनसे ऊपर अजीत डोवाल सर को प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स अजीत डोवाल सर ही चाइना के साथ मीटिंग करने के लिए चाइना जाते हैं। आज भी जो चाइना में बॉर्डर रिलेटेड मीटिंग होनी है, वहां पर सामने से चाइना ने अपने विदेश मंत्री वांग यी को मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भेजा है, जबकि भारत की तरफ से हमारे एनएसए अजीत डोवाल सर जा रहे हैं।
अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। बाकी ये जो भारत और चाइना के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बॉर्डर टॉक्स चल रही हैं, इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और आज ये 25वां राउंड होने जा रहा है। ये जो मैकेनिज्म है, इसमें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत चाइना की तमाम बाउंड्री डिस्प्यूट्स को खत्म करने की कोशिश की जाती है ताकि बीच का रास्ता निकाला जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेकर, जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कैप्टन थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स के 21 फॉर्मर कैप्टन्स ने एक लेटर लिखा है, यानी 21 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अपनी अपनी टीम के कैप्टन रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के नाम एक लेटर लिखा है। इस लेटर में फॉर्मर कैप्टन्स ने अपील की है कि इमरान खान को कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक फुल मेडिकल केयर मिलनी चाहिए। अब खास बात यह है कि इस लेटर को भारत के 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी साइन किया है, पहला कपिल देव और दूसरा दिलीप वेंगसरकार। लेटर में इन क्रिकेटर्स ने कहा है कि इमरान खान के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट और कोर्ट द्वारा ऑर्डर के मुताबिक मेडिकल प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाकर एक मेडिकल बोर्ड से चेकअप करने के आदेश दिए थे, जिनमें उनके अपने डॉक्टर्स और इमरान खान की सिस्टर डॉक्टर उज़मा खान भी शामिल होनी थी। इनसे एग्जामिनेशन कराने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने खुद दिया था, लेकिन इमरान खान का हॉस्पिटल स्टे कुछ ही घंटों का रहा और एक स्टेट अपॉइंटेड टीम ने, यानी सरकार द्वारा चुनी गई इस टीम ने उनको मेडिकल फिट डिक्लेयर कर अडियाला जेल वापस भेज दिया। क्रिकेटर्स ने आगे इस लेटर में शहबाज शरीफ से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड को पूरा असेसमेंट करने दिया जाए, वीकली फैमिली विजिट्स को भी बिना इंटरप्शन करवाई जाएं, यानी फैमिली को भी लगातार मिलने दिया जाए, जो कई महीने इमरान खान को उनकी बहन या फिर उनकी पत्नी या उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जाता है, ये सब भी नहीं चलेगा, इस लेटर में लिखा गया है। इसके आगे कहा गया है कि मेडिकल असेसमेंट के अंदर जो भी ट्रीटमेंट रिकमेंड किया जाए वो बिना डिले के प्रोवाइड किया जाए। स्पेशली इमरान खान की जो राइट आंख है उसमें जो विजन की प्रॉब्लम आ रही है उसका ट्रीटमेंट तुरंत होना चाहिए, ये कहना है क्रिकेटर्स का। अब इनको सच में लगता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और इनके लेटर से कोई फर्क पड़ेगा। इससे पहले इसी साल 17 फरवरी को भी सेम इसी तरह से फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी एक लेटर लिखा था और उस लेटर में भी इमरान खान की स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम से ट्रीटमेंट करवाने की अपील की गई थी। उस लेटर को भी भारत के क्रिकेटर्स सुनील गावस्कर, कपिल देव ने साइन किया था। हालांकि उस समय भी पाकिस्तान की सरकार ने लेटर के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया था और अब आज इस लेटर का भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। 6 महीने के अंदर दूसरा लेटर साइन कर कुछ होना नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर्मर क्रिकेटर्स लेटर लिखते जा रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि इंडियन क्रिकेटर्स को इमरान खान की बड़ी फिक्र हो रही है, जबकि हम सब जानते हैं कि इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर रहते पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 सिक्योरिटी पर्सनल्स की जान गई थी और इमरान खान ने खुद ही जम्मू कश्मीर मसले के ऊपर भारत को कई बार टारगेट किया था और इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी और ये आरोप लगाए थे कि भारत के जम्मू कश्मीर में भारतीय सरकार लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है, कश्मीर के लोगों की ह्यूमन राइट कंडीशन खराब हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भारत के क्रिकेटर्स को इमरान खान की सेहत और मेडिकल ट्रीटमेंट की काफी चिंता हो रही है। कपिल देव, सुनील गावस्कर और दिलीप वेंगसरकार को फुल रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो इन्होंने लेटर साइन किया है मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल गलत है। अब आपको क्या लगता है कि ये लेटर साइन करना सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। इसरो ने डिसाइड किया है कि अब स्पेस एजेंसी रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करेगी। इसरो के जो रॉकेट्स होंगे जिनके ऊपर सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा जाता है, वो काम अब धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को शिफ्ट कर दिया जाएगा और इस दिशा में पहला स्टेप भी उठा लिया गया है। इसरो का जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV रॉकेट है, उसकी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन राइट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल को 511 करोड़ रुपीस में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। अब क्योंकि बिडिंग प्रोसेस में हॉल यानी कि सरकारी कंपनी जीती थी, इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ये राइट्स दिए गए हैं। इसके साथ ही जो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसकी एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हॉल और L&T कंपनीज ये दोनों मिलकर ऑलरेडी इसरो के साथ काम कर रही हैं और ये पहली बार होगा जब लॉन्च व्हीकल पूरी तरह से आउटसोर्स किया जाएगा, इंडस्ट्री प्लेयर द्वारा बनाया जाएगा। इसके साथ ही बात चल रही है कि SSLV और PSLV के बाद अब जो इसरो के हैवी लिफ्ट रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स होंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी प्राइवेट प्लेयर्स को शामिल किया जाए। इसरो के जो साथ में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV होंगे, जिनको स्पेस के अंदर क्रूड मिशंस और एस्ट्रोनॉट्स भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसको भी एट द एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप के साथ ही प्रोडक्शन मॉडल के ऊपर शिफ्ट करने की प्लानिंग है। अब सोचने वाली बात यह है कि रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अपने आप को पीछे क्यों हटा रही है। इसरो का कहना है कि प्राइवेट कंपनीज को ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट करने से डुप्लीकेट एफर्ट से बचा जाएगा।
क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि भारत के स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने के बाद कई सारी प्राइवेट कंपनीज अपने अपने खुद के लॉन्च व्हीकल और रॉकेट्स बनाने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इन डुप्लीकेट एफर्ट्स और ह्यूज इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए इसरो खुद ही प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, ताकि प्राइवेट कंपनीज का फोकस ग्लोबल लेवल के ऊपर भारत में कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस बनाने पर रहे। प्राइवेट कंपनीज के एंटर होने से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और ग्लोबल मार्केट से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्चेस भारत अट्रैक्ट कर पाएगा। प्राइवेट कंपनीज को वो टेक्नोलॉजी बनाने में दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जो कि इसरो ने ऑलरेडी बना ली है। इससे कंपनीज वही पैसा नई रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्च कर पाएंगी। वहीं पर इसरो का फोकस कंप्लीटली चंद्रयान, गगनयान, मार्स मिशंस, स्पेस स्टेशन बनाने और फ्यूचर में डीप साइंस और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसे एम्बिशियस मिशंस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसरो उनके ऊपर टाइम और रिसोर्स इस्तेमाल करेगा।